नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 27 मार्च 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज रामनवमी भी है तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। त्यौहार है तो बिल्कुल मनाएं ही इसे। आज का हेडलाइन देखेंगे हम लोग क्या है। कल न्यूज़पेपर नहीं आ पाया था, मैंने अपलोड नहीं किया था डिस्कशन वीडियो, तो उसके टॉपिक को भी आज डिटेल में कवर करेंगे। आज जो मुख्य रूप से हम लोग कवर करेंगे उसमें एक सोशल इशू का टॉपिक होगा जो ट्रांसजेंडर्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स एक्ट लाया गया है जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। मतलब इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हर जगह आपको डिटेल में वेल एक्सप्लेन्ड आर्टिकल्स इसके मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो अद्भुत सा एक क्या कहा जाएगा घटना घटित हुई है। पहली बार सोशल मीडिया में मेटा और यूट्यूब को लत के रूप में स्वीकार किया गया है कि इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और यह एक एडिक्शन है और इसके कारण से दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। तो इस टॉपिक को हम लोग ज़रा सबसे पहले इसी को समझेंगे, देखेंगे कि भारत के युवा जो हैं वो किस प्रकार से इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा एक और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो जहाँ तक हम जा पाए तो उसे भी कवर करेंगे। इन्वायरमेंट के लक्ष्यों को संशोधित किया भारत सरकार ने और 2035 तक के लिए अलग अलग लक्ष्य को डिसाइड किया गया, जिससे प्रीलिम में सवाल की गारंटी होती 100% आएगा ही आएगा। प्रीलिम के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में जो रिवाइज़ किया है इन्वायरमेंट के लक्ष्यों को, उसके बारे में बताएं, तो सीधा सीधा सब पूछा जाएगा। तो ये 3 टॉपिक होंगे, इसको ज़रा हम लोग डिटेल में देखेंगे। हेडलाइन देखिए क्या है, वी आर वर्किंग जॉइंटली फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इंडिया और फ्रांस। क्या साथ में काम कर रहे हैं? तो बस कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हकीकत यही है और इसके अलावा कुछ भी हकीकत नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज तब तक 100% ओपन नहीं होगा जब तक ईरान नहीं चाहेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो युद्ध से पहले खुला हुआ था और अभी बंद है और अब युद्ध का सबसे बड़ा जो उद्देश्य रह गया इस युद्ध का कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना, जो पहले खुला हुआ था। तो युद्ध जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था, ईरान ने बड़ी चालाकी से उस उद्देश्य को शिफ्ट कर दिया और यूएस को इसके कारण से पीछे हटना पड़ रहा है। इस टॉपिक को हम लोग आने वाले समय में देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए क्या है न्यूज़, वही है कि सोशल मीडिया के लत और बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत के उपाय। ये इसलिए न्यूज़ चर्चा में है क्योंकि लॉस एंजल्स अमेरिका के एक ज्यूरी ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। वहाँ पर कोर्ट ने कि मेटा जो इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है, तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब को एडिक्शन के तौर पर स्वीकार किया गया है। मैं आपको कुछ किताबों के लिंक दे दूंगा प्रोडक्ट्स में, पढ़िएगा। युवाल नोआ हरारी हैं, आपने पढ़ा होगा। मेरे सबसे पसंदीदा राइटर जो हैं वो यही हैं, क्योंकि ये एक तो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और दूसरा बहुत शानदार लिखते हैं। इनकी कुछ किताबें हैं जैसे सेपियंस है, नेक्सस है, 21st सेंचुरी के कुछ सीख जो है, इस प्रकार से किताबें हैं। तो नेक्सस किताब में इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्सस में जो मैंने पूरा पढ़ा, कुछ दिन पहले ही मैंने समाप्त किया, नेक्सस में कि किस प्रकार से हमें डेटा, बिग डेटा जिसे कहा जाता है, डेटा मतलब डाटा जो आपका है वो, और एल्गोरिथम जो आपको एडिक्ट बनाता है, और सोशल मीडिया जो है ये ट्रैप हमारे हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। हम क्या पसंद करेंगे, हम कौन सा रील देखेंगे, हम कौन सी पार्टी को पसंद करेंगे, हर चीज़ यही डिसाइड कर रहा है। तो इन्होंने बहुत ही शानदार सा एक उसमें लाइन लिखा था कि आने वाला जो क्रांति होगा वो ये क्रांति नहीं होगा जिस प्रकार से मार्क्सिज्म जब आया था तो क्रांति हुआ था कि सर्वहारा वर्ग और बुजुर्गा वर्ग के बीच में एक क्रांति आपने देखा था, जिसके तहत मज़दूरों के राइट्स की बात की गई थी, इत्यादि इत्यादि। उसी प्रकार से अगला क्रांति जो होगा वो इन बड़े बड़े डेटा और एल्गोरिथम के खिलाफ में होगा जो इंसानों को लत में लगा देते हैं, जो एडिक्ट बना देते हैं, जो आपको सोचने समझने और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बिल्कुल ही आपको दूर कर देते हैं। तो इसी पर आधारित यह आज का पहला टॉपिक होगा। इस किताब को ज़रूर ही पढ़िएगा क्योंकि हमारे साथ, आपके साथ, हम सब के साथ जो आज के समय में हो रहा है उसे हमें समझना चाहिए कि आखिरकार हो क्या रहा है और आपके साथ भी ये चीज़ होता है। चर्चा में देखिए क्या है, लॉस एंजल्स अमेरिका की एक ज्यूरी ने एक ऐतिहासिक फैसला में मेटा, इंस्टाग्राम की मूल कंपनी और यूट्यूब को
युवा उपयोगकर्ताओं के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला नशे की लत एडिक्टिव वाले उत्पाद डिजाइन करने का दोषी ठहराया है कि आपने अपने एल्गोरिथम को ऐसा एडिक्टिव बनाया हुआ है जो युवाओं को, अगर एक बार आपने रील खोला तो इतना इंटरेस्टिंग और इतना बढ़िया तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता है म्यूजिक के साथ में एडिक्शन के लिए कि आप उसमें फंस जाते हैं और फिर आप देखते रहते हैं। क्या बेचते हैं वो आपका अटेंशन बेचते हैं। क्या बेचते हैं? अटेंशन। आप ध्यानपूर्वक जो स्क्रीन पर देखते हैं वही उस ध्यान को, एडिक्शन को वो बेचते हैं। क्या होता है वो अटेंशन आपका बेचने से क्या होता है? अब 4 गो रील देखा, बीच में क्या आ जाएगा? ऐड आ जाएगा। तो उस ऐड पर जो आपने ध्यान दिया या आपके आंखों के सामने से जो गुजरा, उस आंखों के सामने से गुजरने का ही पैसा लिया जाता है कि आपके ऐड पर इतनी बार व्यूज़ देखा गया, इतनी बार उस ऐड पर क्लिक किया गया और इतनी बार आपके ऐड से आपके चैनल पर कोई आया। तो ये क्या है? तो इसी को कहा जाता है कि आपका जो अटेंशन है, आपका जो किसी और देखने का जो देख रहे हैं आप, उसी अटेंशन को बेच रही है ये कंपनियां और उसी को लत लगा रहा है। इसी के कारण से इन पर जुर्माना लगाया गया है और पहली बार इनके उत्पाद को कहा गया है कि यह एडिक्टिव है, नशा है, जो युवाओं को, ख़ास तौर से मीडियम वर्ग के युवाओं, अब तो बुजुर्ग वर्ग के लोग भी दिन भर फ़ोन चलाते। आपने भी देखा होगा अपने घरों में भी रील देख रहे हैं बैठ के। जो हमें पहले फ़ोन चलाने के मना करते थे वही रील देख रहे हैं। तो ये जो है ये सभी वर्गों के लिए नशे जैसा एक लत हो गया। यह एक वाटरशेड मोमेंट, निर्णायक मोड़ है, क्योंकि यह पहली बार है कि तकनीकी प्लेटफॉर्म को, पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में तकनीकी प्लेटफॉर्म को उनके उत्पादों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए जवाबदेह ठहराया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है। इससे सवाल कहाँ पर बन सकते हैं? यूपीएससी पेपर 4 इथिक्स पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं। बीपीएससी पेपर 2 जहाँ पर साइंस एंड टेक का सेक्शन है वहाँ पर पूछा जा सकता है। बीपीएससी पेपर 1 जो जीएसवी का है, जिसमें करंट अफेयर का सेक्शन है, वहाँ पर भी इससे सवाल आ सकते हैं। ऐतिहासिक फैसला को समझेंगे, उसके बाद इसके इथिकल पहलू को जरा हम लोग समझेंगे। इंजीनियर्ड एडिक्शन मामले की सुनवाई इस बात पर केंद्रित थी कि इन कंपनियों ने जानबूझकर अनंत स्क्रॉलिंग, इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, एल्गोरिथम सिफारिश और लगातार एंगेजमेंट लूप जैसे फीचर्स बनाए रखे हैं। कांस्टेंट एंगेजमेंट लूप, एल्गोरिथमिक रिकमेंडेशन, जो आपके विचार, आपके पसंद, आपके नापसंद, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक, आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या खाते हैं, क्या बात कर रहे हैं। आप फ़ोन को बंद करके रख दीजिए इंस्टाग्राम को अपने रूम में और आप 2 लोग बात कीजिए, किसी मूवी पर, टॉपिक पर चर्चा कीजिए, तो आपको झट से उस मूवी के रील आपके फ़ोन में दिखने लग जाते हैं। तो ये जो इनका रिकमेंडेशन लूप है, इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। आप दिन भर स्क्रॉल करते रह सकते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होता, घंटों घंटा। तो वो जो है इसके कारण से इन पर जुर्माना लगाया गया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि रील अगर आप देख रहे हैं तो आप भूल जाइए कि बीपीएससी या यूपीएससी या कोई भी सिविल सर्विसेज या कोई भी एग्जामिनेशन आप निकाल सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि रील जो है आपका अटेंशन खींच लेता है, आपको अपने इन्वायरमेंट से अलग कर देता है, सोचने समझने की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आप एक दिन करके देखिएगा, आप 1 घंटा कोई किताब पढ़िए, अच्छे से उसको याद कीजिए, उसके बाद आप 1 घंटा रील देख लीजिए या आधा घंटा, आपको एक लाइन नहीं याद रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था। क्योंकि जो चीज़ हमें पसंद आ रहा होता है देखने में, उसमें दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। तो डोपामाइन रिलीज के कारण से अब आपको रील ही देखना पसंद आएगा, अब आपको पढ़ना पसंद नहीं आएगा। जैसे ऑनलाइन वीडियोस देखते समय आपके डोपामाइन रिलीज होते हैं, तो ऑफलाइन किताब खोलकर पढ़ने में दिक्कत आती है, जबकि एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होता है। इसलिए रील से बचिएगा, सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल होता है कंसंट्रेट करना, ये मैं आपको समझा सकता हूँ। हर्जाना, जूरी ने लगभग $6 मिलियन का हर्जाना लगाया, जिसमें मेटा की 70% और यूट्यूब की 30% देयता तय की गई। मतलब इंस्टाग्राम को ज़्यादा एडिक्टिव माना गया है। पूरी दुनिया की सरकारें अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जांच कर रही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा करके मिसाइल कायम किया है और भारत में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य इस फ्रेमवर्क पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और इसे बैन करने जा रहे हैं बच्चों के लिए। बच्चे छोड़िए, मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम, अगर आपको सुझाव पूछे, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर एक प्रतिबंध लगाना चाहिए कि पर डे
मैक्सिमम आधा घंटा ही रील स्क्रॉल हो सकता है, उसके अलावा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। क्यों दिन भर रील देखना? एडिक्शन है ये, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अगर आपको सुझाव पूछा जाए तो आप बता सकते हैं सरकार इस प्रकार के प्रावधान ला सकती है कि 30 मिनट से ज़्यादा आप स्क्रॉलिंग कर ही नहीं सकते हैं रील्स का। ठीक है। बच्चों में भारत बच्चों के लिए विनियामक ढांचा, भारत सरकार बच्चों की पहुंच को नियंत्रित करने के लिए गेडेड अप्रोच पर विचार कर रही है, अभी विचार में ही है, फिलहाल में कोई ऐसा कानून नहीं है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण है, लेकिन यहाँ पर डेटा संरक्षण की बात नहीं है, यहाँ पर बात है एडिक्शन की। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, लेकिन उसमें भी इस प्रकार की चीज़ों पर कोई खास प्रभाव के बारे में नहीं कहा गया। पॉक्सो एक्ट में भी बातचीत है, लेकिन इस तरह की चीज़ों के रोकथाम के लिए कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। भारतीय न्याय संहिता भी है, जहाँ पर तस्करी इत्यादि ऑनलाइन से शोषण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं शामिल, लेकिन कहीं पर भी मनोवैज्ञानिक प्रभावों की चर्चा नहीं की गई है। और सबसे बड़ी जो चुनौती है भारत में वो है एज को लेकर के। एज वेरिफिकेशन भारत में सबसे गलत तरीके से होता है, जहाँ बच्चे जो हैं माँ बाप के फ़ोन में घंटों घंटा वीडियो देखते हैं और वो भी उन्हें खुशी खुशी दे देते हैं। रो रहा होता है तो फ़ोन पकड़ा दिया, चुप हो गया, अपना काम कर लिया, है ना। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है भारत में। अब जरा इसको हम लोग एथिकल पहलू से समझेंगे। तकनीकी कंपनियों की जवाबदेही बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत के संदर्भ में इसका मूल्यांकन करेंगे हम लोग। मुख्य बहस क्या है आज के समय में? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अब यहाँ से मेंस का कंटेंट आपका शुरू है। डिजिटल पब्लिक स्क्वायर बन गए हैं, जहां लोग अपने विचार रखते हैं। मुख्य बहस यह है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और समाज को बचाने के लिए इन कंपनियों पर सख्त नियंत्रण लगाना चाहिए, और ऐसा करना नागरिकों का व्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का एक सरकारी हथियार न बन जाए। क्या सख्त नियंत्रण अगर हम सोशल मीडिया पर लगा दें तो क्या लोगों के व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं प्रभावित होगी? ये है मुख्य बहस का मुद्दा। अब जरा थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है कि कोई भी फैसला आप अपने तक प्राप्त जो इन्फॉर्मेशन है, आप तक जो सूचनाएं आई हैं, आपका जो पसंद है, आपका जो नापसंद है, आपकी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, जो पढ़ करके समझ करके बनी है, उस आधार पर जब आप कोई फैसला लेते हैं, उस आधार पर जब आप कुछ बोलते हैं, तो वही होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन कोई एल्गोरिथम अगर डिसाइड करे कि आपकी विचारधारा क्या होगी, कोई एल्गोरिथम अगर डिसाइड करे कि आप क्या पढ़ेंगे, कोई एल्गोरिथम अगर डिसाइड करे कि आप किस पार्टी को अच्छा मानेंगे, तो फिर ये आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं हुई, बल्कि उस कंपनी की हुई जिस कंपनी के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे थे। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हुई क्या? बिल्कुल भी नहीं। माना कि मेटा एक कंपनी है, मेटा कंपनी इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर आप तरह तरह के रील देखते हैं और आपकी विचारधारा उस रील से, उस न्यूज़ से, उस इन्फॉर्मेशन से आ रही है जो इंस्टाग्राम आपको सजेस्ट कर रहा है। अब मेटा जो है यह एक प्राइवेट कंपनी है। कोई सरकारी, मान लीजिए कोई राजनीतिक पार्टी जो है मेटा संपर्क करे और इसे कहे कि आप हमारे लिए रील दिखाइए, हमारे लिए चीज़ों को दिखाइए, तो क्या ये आपकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है या इनडायरेक्टली दूर से बैठ कर के उसे कंट्रोल किया जा रहा है? ऐसा मामला हम देख चुके हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है अपने मन मस्तिष्क से लिया गया फैसला, बोला गया वचन या जो भी कुछ, लेकिन अगर उसको कोई दूर बैठकर इनडायरेक्टली कंट्रोल करे तो उसे हम वास्तविक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मानेंगे। ये आपको समझाना था मुझे, आप समझ गए होंगे। अब जरा इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तकनीकी कंपनियों की जवाबदेही क्यों आवश्यक है? गलत सूचना और हेट स्पीच। एल्गोरिथम जानबूझकर भड़काऊ व ध्रुवीकरण करने वाले सामग्री को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इससे एंगेजमेंट बढ़ता है। इससे दंगे और लिंचिंग जैसे भारत में व्हाट्सएप अफवाहों की घटनाएं तेज हुई हैं, ये इससे बढ़ती हैं। जैसे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, कुछ दिन पहले ही बहुत बड़े हमारे शिक्षक हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ब्रॉडकास्ट में बैठे हुए थे। कृपया इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, मैं दुनिया के हर शिक्षक का रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मानिएगा इस चीज़ को। वो ब्रॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान की तरफ जो नदियाँ जा रही है उसमें हम जहर मिला देंगे। क्या इसे हेट स्पीच में नहीं मानना चाहिए? जस्ट इमेजिन कि कोई चीन का आदमी ये कह रहा होता कि भारत की तरफ जो ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है हम उसमें जहर मिला देंगे, तो भारत में इसका किस प्रकार से रिस्पॉन्स होता?
क्या ये हेट स्पीच में नहीं लेते हम? हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो बोलती, हेट स्पीच है, ये है वो है। लेकिन चूंकि लोगों को पसंद आता है, चूंकि मेजॉरिटी को पसंद आ रहा है, इसलिए कुछ भी बोल कर गो थ्रू हो जाना, ये क्या है? और एल्गोरिथम आपको वो वीडियो सजेस्ट करता है, ये क्या है? यही वो चेन है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि गलत चीज़ें जो हैं, गलत बयानबाजी जो हैं, उसको कहीं ना कहीं एल्गोरिथम प्रमोट करता है, क्योंकि वो इंगेजिंग होता है, आप उससे इंगेज होते हैं, आप उस पर रुकते हैं, देखते हैं, उसको ठहर करके देखते हैं। ये पूरा मुद्दा समझाना चाह रहा था। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा इन प्लेटफॉर्म का उपयोग युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, विदेशी ताकतों द्वारा चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए किया जा रहा है। एकाधिकार और अपारदर्शिता, मोनोपोलियन, बिग डेटा जो है, कंपनियां बहुत शक्तिशाली। बिग डेटा का मतलब होता है कि बहुत बड़े स्तर के लोग डेटा कलेक्ट करके उसे एनालाइज करना, प्रोसेस करना, उसको समझना, उसके आधार पर रिकमेंड करना, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी चिंताएं भी हैं। सेफ हार्बर का खत्म होना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 प्लेटफॉर्म को सेफ हार्बर, सुरक्षित पनाहगार देती है, यानी यूजर द्वारा डाले गए कंटेंट के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। सरकार द्वारा इस सुरक्षा को कम करने से कंपनियां सजा के डर से ओवर सेंसरशिप करने लगेंगी। तो ये भी एक चुनौती है, जिसमें कंपनियां डायरेक्ट कहती कंटेंट जो लोग डाल रहे हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये तो लोगों की जिम्मेदारी है कि कंटेंट आप डालें। जैसे मैं जो ये वीडियो डालूंगा तो उसको पहले मुझे रेट करना पड़ता है कि ये वीडियो, इसमें कोई हेट स्पीच नहीं है, कुछ भी खराब चीज़ नहीं है, कोई कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं। इसका मुझे सेल्फ असेसमेंट करके पहले वेरीफाई करना होता, तब जाके वीडियो अपलोड होता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन गई। तो कंपनियों ने क्या किया, अपनी जिम्मेदारी हम पे डाल दी, जबकि पहले उसको कैटेगराइज करना चाहिए था। तो ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। चिलिंग इफेक्ट क्या है? सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार और सहमति जताने वाले आधिकारिक कार्यकर्ताओं की आवाज़ को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आसानी से ब्लॉक किया जा सकता है। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। जैसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने, यूट्यूबर हैं, जिन्होंने एक अपने यूट्यूब वीडियो में बताया कि एक बहुत बड़े मिनिस्टर का, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े मिनिस्टर का जो बिजनेस रिलेशन है वो ऐसे व्यक्ति के साथ में है जो बीफ का कारोबार करते हैं। तो उस व्यक्ति के ऊपर केस लगा, उसके ऊपर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। वो नागपुर पुलिस ने उसको बुला करके उसके फ़ोन छीन लिए और उसके सोशल मीडिया रिकॉर्ड करने वाले कैमरे वगैरह सब कुछ जब्त कर लिए। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं ये आपको किसी ने इल्ज़ाम लगाया तो आप उस इल्ज़ाम का काट लाइए, आप बताइए कि ऐसा क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन उसके बदले हम क्या कर रहे हैं? हम बिल्कुल ही मामले को दबाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं कौन सी पार्टी क्या कर रही क्या नहीं, मैं आपको बस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। निजता का हनन है। नए IT नियम के तहत सरकार ने व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप से मैसेज के प्रथम प्रवर्तक पता लगाने को कहा। इससे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टूट जाएगा, जो पुट्टुस्वामी मामले का सीधा उल्लंघन भी है। तो सरकार ने कहा कि भाई मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है ये हमें बताएं। तो व्हाट्सएप ने कहा कि इससे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टूटेगा, जो निजता का अधिकार जो हमें दिया गया है उसको प्रभावित करेगा। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा भी तो है यहाँ पर। मैसेज कौन भेज रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, अगर ये उसमें टैग रहेगा तो ये तो पता रहेगा कि भाई कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। दोनों पहलू यहाँ पर सही हैं। निजता का अधिकार भी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा भी जरूरी है कि अफवाह कोई ना फैलाए। ठीक है। भारत का कानूनी ढांचा क्या है? IT नियम 2021 बनाया गया है, जिसके तहत कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया गया है। और भारत में वर्तमान में अगर पूछा जाए तो मनोवैज्ञानिक प्रभावों को लेकर के कोई खास कानून मौजूद नहीं है। इस पूरे टॉपिक को हमने समझा। कृपया किसी भी इशू से आहत मत होइएगा। मैं समझाने के लिए, बताने के लिए एग्जाम्पल यूज करता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि इशू क्या है, मुद्दा क्या है, क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसजेंडर्स पर्सन अमेंडमेंट बिल। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इन्वायरमेंट वाले थर्ड टॉपिक को हम लोग पहले देखेंगे, जिसमें बहुत सारे लक्ष्य जो हैं उसको फिर से डिसाइड किया गया है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ाने में कम से कम 15 से 20 मिनट का चाहिए। देखिए क्या है। इंडिया रेज क्लीन एनर्जी एम्बिशन विथ 60% नॉन फॉसिल फ्यूल पावर गोल बाय 2035, जिसमें भारत सरकार के द्वारा इन्वायरमेंट के लक्ष्यों को संशोधित किया गया है और कुछ लक्ष्यों को 2035 तक के लिए बढ़ाया गया है, जिसमें कहा गया है कि 60% जो हम पावर लेंगे 2035 तक वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा।
तो ये बहुत बड़ा एम्बिशन है। इस एम्बिशन को पूरा करने में बहुत सारे चैलेंजेज आएंगे, जिसे पूरा करना कतई आसान नहीं होने वाला है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को अपडेट करते हुए 2035 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारण योगदान NDC नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस कहा जा रहा है की घोषणा की है। इन लक्ष्यों को औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन को सौंपा जाएगा। अब इस लक्ष्य को हम UNFCCC को सौंप देंगे कि भाई साहब हमारा लक्ष्य ये रहा और उसके आधार पर हम काम करेंगे। 2035 के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से लक्ष्य बनाए हैं? तो सबसे पहला गैर जीवाश्म ईंधन, इसको याद रख लीजिएगा, यह प्रीलिम में पूछा जा सकता है। 2035 तक के लिए भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का 60% हिस्सा गैर जीवाश्म स्रोत जैसे कि सोलर, पवन, जल विद्युत, बायोमास और परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होगा। ये कहा गया, इसमें कोल, तेल, गैस शामिल नहीं है। नॉन फॉसिल फ्यूल का तात्पर्य है सोलर से, पवन से, जल विद्युत यानी कि डैम से, ये भी नॉन फॉसिल फ्यूल में ही आएगा। आपसे स्टेटमेंट दे करके पूछेगा नॉन फॉसिल फ्यूल का तात्पर्य है तेल, गैस, उसके अलावा डैम, ये चीज़ दे सकता है, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा। जल विद्युत जो है वो नॉन फॉसिल में आता है। जल विद्युत आई थिंक अगर आप देखें, अगर इन्वायरमेंट के थोड़े से इशू को हम लोग इग्नोर करें तो 100% रिन्यूएबल होता है। ये पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं और छोटे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उसके अलावा कार्बन एमिशन इसमें 0 होता है। तो परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होगा ऐसा 2035 तक के लिए हमने लक्ष्य रखा है, जो बहुत मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि वर्तमान में हमारे अप्रॉक्स 54 से 60% बिजली जो है यह कोयला पर आधारित है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए इसे छोड़ना। उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद GDP की उत्सर्जन तीव्रता 47% की कमी की जाएगी 2035 तक के लिए। ये दूसरा हमारा एम्बिशन है। तीसरा है कार्बन सिंक, वनों और पेड़ों के आवरण फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के माध्यम से 3.4 से 4 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया जाएगा। ऐसा भारत सरकार का थर्ड लक्ष्य है। ये बहुत ही बड़ा एम्बिशन है, इसे पूरा करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये लक्ष्य वैसे ही है जैसे कोई एक व्यक्ति बोले कि मैं इस साल UPSC भी टॉप करूँगा, BPSC भी टॉप करूँगा, बिहार SI भी टॉप करूँगा, UPPSC भी टॉप करूँगा, तो काफ़ी कठिन हो जाएगा काम करना। तो इसलिए ये एम्बिशन बहुत ज़्यादा क्या है, तो चुनौती भरा होगा। अगर सरकार इस पर वाकई काम करेगी तो उसको युद्ध स्तर का काम करना पड़ेगा अभी से, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। 2030 के बनाम 2035 लक्ष्य का जरा कंपैरिजन करेंगे। पहले क्या था, 2030 के अगस्त तक 2022 में जिसे घोषित किया गया था लक्ष्य को, इसमें कहा गया था 2030 तक 50% हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी को प्राप्त करेंगे, जिसे 2035 तक के लिए 60% कर दिया गया है। उत्सर्जन में तीव्रता की कमी 44% 2005 का स्तर से हम लोग कम करेंगे, 2022 में घोषित किया गया था, लेकिन अब 47% कर दिया गया 2005 के स्तर से। कार्बन सिंक पहले कहा गया 2022 में 2.5 से 3 बिलियन टन का हम बनाएंगे, लेकिन अब कहा गया 3.5 से 4 बिलियन टन तक का हम कार्बन सिंक बनाएंगे। आपको लग रहा है कि सर लक्ष्य में तो थोड़ा सा ही परिवर्तन किया है और 5 साल बढ़ा भी लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना भी बहुत बड़ा चैलेंज था भाइयों बहनों, इसलिए 2035 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि सरकार कर सकती है, भारत के अंदर कैपेसिटी है वैसी कि हम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो, हम भारतीयों का जो आम जिंदगी होता है ना, वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, कोई उसमें खास नुकसान नहीं होता। पर कैपिटा के हिसाब से प्लास्टिक यूज को और कार्बन उत्सर्जन को अगर आप देखेंगे तो भारत लोएस्ट कंट्री में आता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसमें हाईएस्ट पर कतर, बहरीन, USA और डेवलप्ड कंट्री जो हैं वो आते हैं पर कैपिटा के हिसाब से प्लास्टिक यूज, पर कैपिटा के हिसाब से कार्बन उत्सर्जन। तो इसमें हम बहुत पीछे आते हैं कार्बन फुटप्रिंट के मामले में। तो लोग तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार को अब बिजली पावर प्लांट तो सरकार को बनाना पड़ेगा ना, लोग कैसे बनाएंगे। हालांकि अगर रूफ टॉप सोलर को प्रमोट किया जाए, इसे प्राप्त करने में थोड़ी सी आसानी आ सकती है, क्योंकि हर घर जो है वो इंडिपेंडेंट एनर्जी के स्रोत बन जाएंगे।
लेकिन सरकार को इस पर अच्छे से काम करना चाहिए। भारत की वर्तमान स्थिति और उपलब्धियां क्या है, देखिए इस लेख में इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर आंकड़े दिए हैं। क्षमता बनाम उत्पादन, वर्तमान में भारत का स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 52% गैर जीवाश्म स्रोत से आता है। भारत यह लक्ष्य समय से बहुत पहले ही हासिल कर लिया, लेकिन वास्तव में उत्पन्न होने वाली कुल बिजली का केवल 25% ही गैर जीवाश्म स्रोत है, बाकी अभी भी कोयले से ही आता है। यानी कि 75% जो रियलिस्टिक अगर हम देखें अप्रोच में, तो 75% बिजली का उत्पादन कोयला या जीवाश्म से जुड़े हुए स्रोतों से आता है। उत्सर्जन की तीव्रता, आधिकारिक अनुमानों के अनुसार 2019 तक भारत ने 2005 से 20 के बीच अपनी उत्सर्जन तीव्रता में पहले से ही 36% की कमी हासिल कर ली है। वन आवरण और कार्बन सिंक, 2005 से 2019 के बीच 1.97 बिलियन टन कार्बन सिंक पहले ही बनाया जा चुका है। 2021 तक भारत का वन और वृक्ष का जो आवरण है, इसके भौगोलिक क्षेत्र का 24.4% है, जो हमने फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में देखा है। 2005 के 21% से अधिक है, लेकिन 33% के राष्ट्रीय नीति से काफ़ी कम है अभी, और इसे अगले 5-6 वर्षों में प्राप्त करना तो चैलेंजिंग होगा ही, क्योंकि 2030 ज़्यादा दूर थोड़ी ना है। 2026 में हम लोग, अगले 4 सालों 2030 में होंगे हम लोग। 2020 को कोरोना के बीते हुए 6 साल हो गए हैं भाइयों बहनों। आपको कभी कभी ऐसा लगता है क्या कि कोरोना के बाद अब समय थोड़ा सा तेज़ी से भाग रहा है? मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है। पहले 1 साल बीतने में काफ़ी लंबा समय लगता था, लेकिन अब 1 साल तो यूं ही बीत जा रहा है ना। तो ये एक चैलेंज में से हमने कुछ चीज़ें हासिल कर भी रखी है। ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित COP30 सम्मेलन के दौरान भारत ने नए NDCs की घोषणा करने का वादा किया था, जिस वादे को भारत ने भी पूरा किया है इन सभी लक्ष्यों को घोषित करके। तो ये भी टॉपिक था, दूसरा टॉपिक, इसे हमने डिटेल में कवर किया है। अब तीसरा ट्रांसजेंडर्स का टॉपिक है, इसे हम लोग कल के वीडियो में कवर करेंगे। रामनवमी है, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा पूजा पाठ में जाना है, तो आई होप आप समझ सकते हो। वैसे इस टॉपिक से 2022 प्रीलिम एग्ज़ाम UPSC, ये नालसा के जजमेंट से सवाल पूछा गया। डायरेक्ट 4 स्टेटमेंट बना करके सवाल पूछा गया। इस टॉपिक को हम लोग कल कवर करेंगे। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।